हे गाइस, कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये हमारा जो टेस्ट नंबर 21 है विजन IAS का, जो हमारा इकोनॉमी का टेस्ट चल रहा है। ठीक है, इसका आज सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 25 हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम 25 क्वेश्चन नंबर से 26। ठीक है, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा विशेष भेजी कि आप सर ठीक हो जाइए, मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं यार। थैंक यू यार, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल कर दिया मुझे तो। थैंक यू यार, थैंक्स अलॉट कि आप जैसे स्टूडेंट हैं हमारे, हमसे जो पढ़ते हैं, इतना मेरे बारे में सोचते हैं। तो मैं बीमार हो ही कैसे सकता हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में सही हो जाएगी यार, कोई नहीं यार, ऐसा तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। तो इसके लिए थैंक यू। और आप लोग भी अपनी जो सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ठीक है, क्योंकि ये समय जो है बचने वाला है, तो इससे थोड़ा सा बच के चलो। ठीक है, तो सी ठीक हो जाऊंगा। अब थोड़ी सी मतलब दिक्कत रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं है बस, लेकिन थोड़ा सा गले में अभी प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ठीक है, तो ठीक हो जाएगी यार, कोई नहीं। तो थैंक्स अलॉट अगेन। तो अब चलते हैं अपने 26 क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में नकारात्मक ब्याज दरें क्या होती हैं। तो ये बताना है हमको। तो फर्स्ट है कि यह केंद्रीय बैंक द्वारा शून्य से परे ब्याज दरों में कमी लाकर मुद्रास्फीति दरों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैर परंपरागत नीति है। ठीक है, सेकेंड है कि ब्याज दर ऋणात्मक ब्याज दरें केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गैर परंपरागत नीति हैं। ठीक है, और थर्ड है हमारा सी ऑप्शन की ऋणात्मक ब्याज दरें केंद्रीय बैंकों द्वारा उच्च मुद्रास्फीति दरों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गैर परंपरागत नीति है। और डी है हमारा कि ऋणात्मक ब्याज दरें ऋण को महंगा करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली गैर परंपरागत नीति है। ठीक है, तो अगर इसके बात करें कि ये ऋणात्मक जो मतलब नकारात्मक ब्याज दरें होती क्या है, तो एक्चुअली में ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। क्योंकि जो ये केंद्रीय बैंक द्वारा जो शून्य से परे ब्याज दरों में कमी लाकर मुद्रास्फीति दरों को नियंत्रित और उपयोग की जाने वाली गैर परंपरागत नीतियां हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जैसे आपने बैंक में 100 रुपये रखे। ठीक है, तो बैंक कहेगा, RBI मतलब कहेगा, RBI ऐसे मतलब जिस जो भी केंद्रीय बैंक होता है जहाँ का, ठीक है, जिस कंट्री का, तो वो ऐसे नियम बना देता है। अगर आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं बैंक में, तो आपको रिटर्न के रूप में 99.75 मिलेंगे, मतलब 0.5 तुम्हारे काट लिए जाएंगे। तो ये ऋणात्मक आपकी नकारात्मक ब्याज दर हो गई। और ऐसा आपको जापान में देखने को मिलता है। वहाँ ऐसा मतलब अगर आप किसी बैंक में अपने पैसे रखते हैं, तो उसमें आपके कुछ मात्रा में पैसे काट लिए जाते हैं। ठीक है, कहीं 0.10 होता है, कोई कहीं कहीं 0.25 होता है। तो ऐसे आपकी मतलब ब्याज दरें होती हैं, इन्हीं को नकारात्मक ब्याज दरें बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें कहा गया कि सकल पूंजी निर्माण यानी ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बताना है, यानी GCF के बारे में। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो फर्स्ट है कि यह माल सूची में निवल परिवर्तन सहित अचल परिसंपत्तियों की अनुवृद्धि पर किया गया परिव्यय होता है। ठीक है, सेकेंड है कि जो ये ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में वृद्धि से GDP में वृद्धि हो सकती है। और थर्ड है कि वर्ष 2019 में भारत में जो जो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है वो बांग्लादेश के ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन से कम है। ठीक है, तो देखो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी वर्ल्ड बैंक का डाटा आया है 2019 का। तो उसके आधार पर अगर बात करें तो इंडिया का ग्रोस कैपिटल जो फॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये 30 देखने को मिला है, 30। और ये हमारा बांग्लादेश का है, ये 32 है। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। और सेकेंड भी सही है, क्योंकि जो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इससे इसमें जब वृद्धि होगी, जब हमारी संपत्ति में वृद्धि होगी, बेसिकली अगर बात की जाए तो हमारी संपत्ति में वृद्धि होगी तो GDP में वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब जितनी मतलब फॉर्मेशन होगा यानी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो उसमें GDP में भी वृद्धि होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ ये पहला वाला स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि माल सूची में निवल परिवर्तन सहित अचल परिसंपत्तियों की अनुवृद्धि पर किया गया परिव्यय होता है ये। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रियक मुद्रास्फीति या फिर असामान्य मुद्रास्फीति यानी इसके
फ्लेशन स्क्यूफ्लेशन के बारे में बताना है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ वर्णन है इसमें, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में कहा गया है कि यह अर्थव्यवस्था में धीमी आर्थिक समृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि को संदर्भित करता है। ठीक है, मतलब उसको दर्शाता है। सेकंड बी है कि यह उन वस्तुओं को छोड़कर मुद्रास्फीति की माप करता है। यह उन वस्तुओं को छोड़कर मुद्रास्फीति की माप है जिनकी कीमतें अधिक अस्थिर होती हैं। ठीक है, सेकंड है कि यह वह स्थिति है जिसमें कुछ वस्तुओं के मूल्य स्तर में अन्य वस्तुओं की तुलना में तीव्र वृद्धि होती है। और डी है कि यह मौद्रिक नीति में परिवर्तन के कारण होने वाली मुद्रास्फीति है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है तो ये बताना है। तो देखो ये हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि यह वह स्थिति होती है जिसमें कुछ वस्तुओं के मूल्य स्तर में अन्य वस्तुओं की तुलना में तो तीव्र वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तभी ये मतलब इसी को तिर्यक मुद्रास्फीति कहते हैं। कि जैसे मतलब क्या बात करें, अगर सिंपल वे में बात करें तो जैसे किसी चीज़ में मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ गई, किसी में बहुत कम बढ़ी, और उसके बाद किसी में उससे भी कम बढ़ी, और किसी में नकारात्मक हो गई, तो ये तीनों को जब मिलाया जाता है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है तिर्यक मुद्रास्फीति। और ये जो वर्ड था तिर्यक मुद्रास्फीति, ठीक है, ये वर्ड आया था 2019 और 2009-10 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें इस वर्ड का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो उसी के संबंध में, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन देखने को बहुत ज़्यादा मिला कि मतलब फूड वाला जो आइटम था उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कोर इन्फ्लेशन वगैरह था इधर का जो, ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें आवास मूल्य सूचकांक के बारे में बताना है, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा, या फिर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो जो ये आवास मूल्य सूचकांक की बात करें तो ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति यानी एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट AIPA के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और सेकेंड है कि इस समिति का अध्यक्ष पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होता है। और थर्ड है कि यह भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो जो इसमें बात की जा रही है तो इसकी जो एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो इसका गठन किया गया था जो हमारा पर्यावरण संरक्षण एक्ट है हमारा 1986 का, इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसमें जो ये कहा गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, तो नहीं, इसका जो सचिव होता है, ठीक है, वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का जो सचिव होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। और थर्ड वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो कार्बन बाजारों को रेगुलेट करने के लिए ये राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को मंदी की स्थिति से उबारने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के कारण वस्तुओं और कीमतों में अचानक और अस्थायी वृद्धि होने पर अर्थव्यवस्था में अनुभव की जाने वाली स्थितियों को कहा जाता है। तो स्फीति संबद्ध गतिरोध यानी स्टैगफ्लेशन, या प्रत्य स्फीति यानी रिफ्लेक्शन, और तिर्यक मुद्रा स्फीति यानी स्क्यूफ्लेशन, और अवस्फीति मानी डिसइंफ्लेशन। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो रिफ्लेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, जब मंदी होती है, ठीक है, तो उसको मंदी को जब कंट्री में जब मंदी चल रही होती है तो उससे उबरने के लिए ये मतलब रिफ्लेक्शन की स्थिति को बनाया जाता है, ताकि जो है हम मंदी से निकल सकें। ठीक है, तो ये बी वाला स्टेटमेंट हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 32। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित करों को वर्ष 2020 से 21 के अनुसार जो संबंधित संग्रह है, यानी मतलब जिस हिसाब से हमको प्राप्त होता है, मतलब सरकार को प्राप्त होता है, उसके जो क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसके मतलब बढ़ते क्रम में मतलब बताना है कौन है। तो इसमें देखो, अगर सबसे कम की बात करें तो ये प्रतिभूति लेन देन है, ये सबसे मतलब शेयर मार्केट से जो आता है, ठीक, टैक्स।
तो ये बहुत कम कलेक्शन होता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये केंद्रीय सीमा शुल्क उत्पाद है, ठीक है, और जीएसटी है, और नगर निगम, ये मतलब निगम कर है, मतलब कारपोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा हमको मिलता है। उसके बाद जीएसटी आता है, फिर हमारा ये केंद्रीय शुल्क उत्पाद आता है, और फिर प्रतिभूति लेन देन आता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो 4132 होना चाहिए, 4132, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33। तो इसमें कहा गया है कि मध्यावधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति कार्य योजना संबंधी विवरण संसद में राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए 3 वर्षीय चल लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें राजकोषीय घाटा है, विदेशी मुद्रा भंडार है, चालू खाता घाटा है, और केंद्र सरकार का ऋण है, ठीक है। तो इसमें अगर राजकोषीय घाटा इसमें देखो शामिल है, केंद्रीय सरकार का ऋण इसमें तय किया गया है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो प्राथमिक घाटा है इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और तुम्हारा जो प्राथमिक घाटा के साथ साथ जो तुम्हारा देखने को मिलेगा जो ये तुम्हारा राजस्व घाटा है, इसका भी टारगेट सेट किया गया है। लेकिन इसमें जो है विदेशी मुद्रा भंडार और ये चालू खाता का कोई भी इसमें प्रोविज़न नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही गलत हैं, और 1 और 4 हमारा इसमें सही है, ठीक है। तो इसका हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 34। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय कर्षण की परिघटना का सही ढंग से वर्णन करता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है कि आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उधारियों पर निर्भरता के कारण सरकारी घाटे का व्यापक होना। सेकेंड है कि मुद्रास्फीति के कारण करदाताओं को उच्च कर वर्ग में स्थानांतरण, और आयातों पर अधिक निर्भरता के कारण घरेलू मुद्रा की निम्नतर क्रय शक्ति, और लोगों के उत्प्रवासन के कारण सरकारी राजस्व की हानि, ठीक है। तो इसमें बताना कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो अगर इसकी बात करें तो देखो ये मुद्रास्फीति के कारण करदाताओं का उच्च कर वर्ग में स्थानांतरण की बात की जा रही है, जिसे राजकोषीय कर्षण की परिघटना कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 35। तो इसमें घाटे के मुद्रीकरण के संदर्भ में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसमें बाजार से धन उधार लेकर ऐसे अतिरिक्त व्यय जो होते हैं, ठीक है, व्ययों का वित्त पोषण करना सम्मिलित है, ठीक है। सेकंड है कि यह एक प्रकार का ऋण वित्त पोषण है, और थर्ड है कि भारत में वर्तमान में इसकी अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है कि इसकी अनुमति भारत में नहीं है, और ये जो कहा गया है कि ये बाजार से धन लेकर अतिरिक्त बेजानी जो हमारे अतिरिक्त खर्चे हैं उनका वित्त पोषण किया जाता है, तो ये गलत है। बाजार से इसमें नहीं लिया जाता है। बाजार से ऋण लेने के लिए तो राजकोषीय घाटे के खर्चों को पूरा किया जाता है, जो घाटा होता है उसको पूरा करने के लिए लिया जाता है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अतिरिक्त ऐसे भी होते हैं जो मुद्रा के माध्यम से इनका वित्त पोषण किया जाता है, ठीक है। तो बाजार से ये उधार नहीं लेते हैं, तो ये गलत हो गया, और ये गैर ऋण वित्त पोषण है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें कहा गया है कि निम्न पर विचार कीजिए कि कौन सा व्यवसायिक ऋण की आस्तियां मतलब असेट की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। तो बैंक की व्यवसायिक जो कॉमर्शियल बैंक होती है उसकी असेट की बात की जा रही है। तो ऋण है, कोष है, जमा है, और ऋण प्रतिभूतियों की धारिता है। तो देखो इसमें जो ऋण को भी शामिल किया जाता है, कोष को भी शामिल किया जाता है, और ये जो तुम्हारा ऋण प्रतिभूतियों की धारिता होती है इसे शामिल किया जाता है। लेकिन जमा को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जमा जो कॉमर्शियल बैंक की ये लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। 1, 2 और 4 स्टेटमेंट इसमें सही हो गया, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 37। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में वजह शहर सुर्खियों में रहा है, तो यह सुप्रसिद्ध है, तो किसके लिए सुप्रसिद्ध है ये बताना है। तो ए ऑप्शन है कि लकड़ी के खिलौनों के लिए, बी है कि सूती साड़ियों के लिए, सी है अनानास के लिए, और डी है चावल के लिए। तो हमारा देखो सी ऑप्शन सही है, ये अनानास के लिए फेमस है। क्योंकि ये न्यूज़ में क्यों था एक्चुअली में, क्योंकि ये केरल का एक शहर है, ठीक है। केरल का जो एर्नाकुलम ज़िला है उसी का एक शहर है, यहाँ पे अनानास की खेती होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि
जो दिल्ली में किसान धरना कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये वजह कुलम शहर से एक ट्रक भर के अनानास भेजे गए थे, फ्री मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने के लिए, ठीक है। तो ये एनसीआर वाले जो दिल्ली वाले रीजन में सब किसान कर रहे हैं ना धरना, उनके लिए भेजे गए थे, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें कहा गया कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई पर आधारित खुदरा मूल्य स्फीति सितंबर 2020 में उछलकर 8 महीने के उच्च स्तर यानी 7.34% पर पहुंच गई थी, जो कि मुख्य रूप से उच्च खाद्य मुद्रा स्फीति द्वारा चालित है। तो खाद्य मुद्रा स्फीति का सामना करने के लिए निम्नलिखित उपायों में से किसके द्वारा सहायता मिल सकती है? तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो चयनित खाद्य वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य का आरोपण करना। सेकेंड है हमारा कि सरकार द्वारा बफर स्टॉक बनाना, और मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रदान करना। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तीनों अगर जो हम ये क्रियाएं करते हैं कि निर्यात पर जो हम आरोपण मतलब जो खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर आरोपण करते थे, मतलब उसको प्रतिबंध लगा देते हैं कि इसको नहीं बाहर जाएगा, तो हमारे यहाँ ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। और मेगा फूड पार्क के माध्यम से क्रेडिट अगर सब्सिडी देंगे तब भी ये हमारे यहाँ मेगा फूड पार्क ज़्यादा लगेंगे, तो उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और चयनित खाद्य वस्तुओं के निर्यात के मूल्य का मतलब बफर स्टॉक हमारे पास होगा तब भी हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में है ये। और ये बहुत ज़्यादा अभी 2020 में बढ़ गई थी, जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके बाद वाला समय जो था, इसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिली थी। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 39। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यह देश में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगा, ठीक है। सेकेंड है कि यह एटीएम का प्रयोग में कमी लाएगा। और जो ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के साथ लेन देन प्रारंभ करने के लिए केवल आधार संख्या और बायोमेट्रिक सूचना की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि एटीएम का प्रयोग कम हो जाएगा इससे, क्योंकि अगर उसी के द्वारा लेन देन किया जाएगा, ठीक है, तो वित्तीय समावेशन भी हो सकता है, उससे ज़्यादा पैसा भी मतलब इकट्ठा कर सकती है सरकार। और साथ ही साथ जो बायोमेट्रिक की सुविधा है और आधार संख्या के द्वारा ही तो मतलब कैश को भी हम मतलब कम कर पाएंगे, ठीक है। डिजिटल पेमेंट डिजिटल लेन देन को बढ़ावा भी देने को इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं और तीनों सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 40। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य हैं? तो ब्राज़ील है, फिलीपींस है, भारत है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य, तो देखो ब्राज़ील शामिल है, भारत शामिल है, साउथ अफ्रीका है, इसमें कनाडा नहीं है और फिलीपींस नहीं है, ठीक है। तो हमारा 1, 3 और 5 स्टेटमेंट सही है। तो 1, 3, 5 हमारा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। और ये इसकी स्थापना की किसने थी? तो ये जो ब्रिक्स देश थे, ठीक है, इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने की थी। इसमें क्या है, ब्राज़ील है, भारत है, साउथ अफ्रीका है, रूस है और चाइना है। ये 5 कंट्री हैं और ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, ठीक है। तो इसमें ये हो करता क्या है कि ये मतलब अभी हाल ही में ब्रिक्स बैंक ने $1 बिलियन की सहायता प्रदान की है भारत को कोविड-19 के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 41 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से संघाई सहयोग के सदस्य हैं? तो रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, भारत, चीन, तजाकिस्तान और ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है। और सी है हमारा मंगोलिया, रूस और पाकिस्तान, चीन, ठीक है। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। तो इसमें अगर बात करें ये संघाई सहयोग संगठन में, तो इसमें देखो एक्चुअली ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें भारत है, चाइना है और तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। और ये 4 कंट्री के बाद 4 और कंट्री हैं। इसमें 8 कंट्रियों का ये मतलब देश है। इसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और रसिया शामिल है। इंडिया इसमें शामिल हुआ था 2017 में, जो अस्ताना में मीटिंग हुई थी, ठीक है। उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसमें शामिल हुए थे अभी हाल ही में।
तो इसमें टोटल 8 ये मेंबर हो गए हैं। और इसकी अभी 19वीं बैठक देखने को मिली थी, जिसे इंडिया ने होस्ट किया था वर्चुअली, ठीक है। तभी ये मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और ये यूरेशियाई देशों का ही एक मतलब राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया गठबंधन है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में योगदान प्रदान करता है। तो फर्स्ट है कि भारत के स्वामित्व वाली कंपनी और भारत में विनिर्मित कार ए की बिक्री, और भारत के स्वामित्व वाली कंपनी और ब्रिटेन में विनिर्मित कार की बी की बिक्री, ठीक है। और थर्ड है हमारा कोरियाई कंपनी के स्वामित्व वाली और भारत में विनिर्मित कार सी की कंपनी, ठीक है। तो देखो इसमें जो जीडीपी क्या होता है, जो इंडिया, जैसे ये हमारा इंडिया कंट्री है, ठीक है। तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा, वो चाहे कंपनी किसी देश की हो, लेकिन वो जीडीपी इंडिया के मतलब जीडीपी में इंडिया की काउंट होगा, ठीक है। तो देखो ये भारत में विनिर्मित हो रही है, ठीक है। और ये भी कोरियाई कंपनी है, ये भी भारत में कार निर्मित कर रही है, लेकिन इसमें क्या है कि ब्रिटेन में विनिर्मित की जा रही है, तो ये ब्रिटेन के जीडीपी में शामिल होगा, ना कि इंडिया में, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो 1 और 3 हमारा सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और आई होप कि जीडीपी का तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने कल वाले वीडियो में क्लियर किया था, तो उसमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 43। तो प्रायः सुर्खियों में रहने वाले जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग शब्दावली निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है, ठीक है। तो जुरिडिक्शन अंडर इनक्रिप्ट मॉनिटरिंग शब्दावली अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक से संबंधित है, वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, या वित्तीय कार्रवाई कार्यबल से संबंधित, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। तो ये देखो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल से संबंधित है, यानी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक है, FTFA, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही। तो ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में था, तो उसी के संबंध में ये था, तो इसीलिए ये मतलब ये शब्दावली बहुत ज़्यादा मतलब इसको जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग की शब्दावली बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, ठीक है। तो उसी के बारे में है। तो ये मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स था। इसमें क्या होता है कि ये G7 कंट्री द्वारा 1889 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये रेगुलेट क्या करता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फंडिंग होता है, इसको ये कंट्रोल करता है। इसके लिए इसके पास 2 लिस्ट बनाई है इसमें, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो पाकिस्तान को इसके जो ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो अगर इसके अंदर किसी ग्रे या ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाता है, तो क्या होता है कि कोई कंट्री यहाँ इन्वेस्ट नहीं करती, किसी भी कंट्री के इन्वेस्टर यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि हम उनको मतलब अपने पैसे डूबने का खतरा रहता है। तो पाकिस्तान को इसके जो ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग कर रहे हैं, तो उसी के संबंध में ये चर्चा में रहता है ज़्यादातर, ठीक है, टेरर फंडिंग के संबंध में। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखना। इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो मैं बताई है, कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है मतलब, और आगे भी चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोर और हेड मुद्रास्फीति के बारे में बताना है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कोर इन्फ्लेशन किसी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करती है, जबकि हेड इन्फ्लेशन अस्थिर मूल्य संबंधी स्थितियों को सामना करने वाली वस्तुओं को छोड़ देती है, ठीक है। और सेकेंड है कि सामान्य जो केंद्रीय बैंकों के लिए दीर्घकालीन नीति निर्माण के लिए कोर मुद्रास्फीति अधिमान्य साधन है, ठीक है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो दीर्घकालीन नीति निर्माण के लिए जो कोर इन्फ्लेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो कहा गया है, तो इसमें देखो स्टेटमेंट उलट दिए है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में जो होता है वो मुद्रास्फीति जो होती है उसकी स्थिर मूल्य संबंधी स्थितियों को सामना करने वाली स्थितियों को मतलब छोड़ दिया जाता है, जो अस्थिर मूल्य वाली होती हैं, ठीक है, स्थिर मूल्य वालों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। मतलब कोर मतलब जो नीचे का होता है उसकी बात की जा रही है। और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है उसमें इनको शामिल किया जाता है, अर्थव्यवस्था की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट इंटरचेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारा गलत हो गया फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 45। तो इसमें कहा गया है कि तरलता पास शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही कथन कौन सा है, ठीक है।
तो इसमें वह स्थिति जब तकनीकी मुद्दों के कारण धन बैंकिंग प्रणाली में जमा पड़ा रहता है, ठीक है। सेकेंड है कि इस स्थिति में ब्याज दर कई गुना बढ़ जाती है। और सेकेंड है खुले बाजार की क्रियाएं इस स्थिति को नियंत्रित करने में सहायता करती है। तो नहीं, देखो खुले बाजार की क्रिया, देखो ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इवन जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, आरबीआई की, वो भी यहाँ पे आकर फेल हो जाती है जब ये मतलब लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति पैदा होती है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। और सेकेंड वाला भी गलत स्टेटमेंट है कि इसमें जो कहा है कई गुना बढ़ जाती है, तो नहीं, इसमें बढ़ती नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है और उसमें कोई भी इन्वेस्टर को भरोसा नहीं होता है कि वो अगर इन्वेस्ट करेगा पैसा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसका पैसा डूबने का खतरा रहता है, उसको भरोसा नहीं होता है मार्केट पे, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। और फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें जो तकनीकी मुद्दों के कारण बैंकों में पैसा नहीं पड़ा रहता है, वो पड़ा रहता है जैसे कि बात की जाए, जैसे कोई युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, तब ऐसा मतलब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ जब देखने को मिलेगा जो ये होता है तुम्हारा, जब अपस्फीति की स्थिति पैदा होती तब भी ये लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति देखने को मिलती है। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, कोई भी नहीं सही है। नेक्स्ट है 46। तो इसमें कहा गया कि सरकार द्वारा मुद्रास्फीति के अंतराल को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, ठीक है। तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना, अधिसूचित कृषि वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य समर्थन बढ़ाना और सरकार द्वारा नई दिनांकित प्रतिभूति जारी करना। तो देखो, अगर मुद्रास्फीति है तो इसके अंतराल को कम करने के लिए आप जो सरकार है वो नई दिनांकित मुद्रा मतलब प्रतिभूति जारी कर सकती है, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर सकती है। लेकिन अगर हम वेतन बढ़ाएंगे कर्मचारियों का या फिर एमएसपी बढ़ाएंगे तो इससे और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, थर्ड वाला सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 47। इसमें कहा गया कि भारत ब्रह्मपुत्र नदी के ऊर्ध्वाधर प्रवाह पर चीनी निर्माण के प्रति संतुलन करने के लिए उस पर बांध बनाने की योजना बना रहा है। इस संदर्भ में भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसके बेसिन की क्षमता भारत की कुल जल विद्युत क्षमता का लगभग 75% है, ठीक है। और भारत की नदियों के अपवाह में इसकी हिस्सेदारी जो हमारी 50% से अधिक है, ठीक है। तो देखो ये गलत है, ये 50% से अधिक नहीं है, ये 29% है, ठीक है, 29% ये देखने को मिलेगी। और ये जो जल विद्युत की कुल जो बेसिन क्षमता की बात करें तो ये 44% है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं हमारे। और ये इंडिया क्या है कि चाइना इस पे बना रहा है, चाइना अपने कंट्री में इस पे बांध बना रहा है, उसी को प्रति संतुलित करने के लिए जो इंडिया इस पे 10 गीगावाट का एक नदी बांध बनाने की जो परियोजना बना रहा है, ठीक है, उसी को प्रति संतुलित करने के लिए। तो हमारा इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, कोई भी स्टेटमेंट इसका सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 48। इसमें कहा गया है कि किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के तत्काल पश्चात आयात अधिक महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है, जिससे व्यापार घाटा अत्यधिक बढ़ जाता है। इसके कुछ समय पश्चात राष्ट्र की निर्यात की बिक्री की मात्रा तेजी से वृद्धि होने लगती है और साथ ही घरेलू उपभोक्ता स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुएं अधिक खरीदने लगते हैं, क्योंकि वे आयात की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। इसके कारण यदि व्यापार अधिशेष न होने की स्थिति में भी बेहतर व्यापार संतुलन का मार्ग प्रशस्त होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा, ये मतलब किस वक्र के बारे में बात की जा रही है, तो ए ऑप्शन है हमारा जे वक्र प्रभाव है, लाफर वक्र है, डब्लू वक्र है और कुजनेट्स वक्र है, ठीक है। तो इसमें देखो जे वक्र की बात की जा रही है। इसमें एक्चुअली होता ही है कि जब मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाता है तो उसके पश्चात आयात अधिक महंगा हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है। तो पहले तो थोड़ा सा घाटा होता है, लेकिन बाद में इसमें हमको फ़ायदा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है 49। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रही आपातकालीन उपयोग अधिकार EUA शब्दावली के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह अंतिम परीक्षण पूरा होने तक लोगों पर औषधि या टीके के उपयोग की अनुमति देता है। सेकेंड है कि भारत के औषधि विनिमय
विनियमों में आपातकालीन उपयोग अधिकार जैसे किसी तंत्र का प्रावधान नहीं है। तो ये गलत है। ये पहले तो इसका प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी नवीनतम औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 का आया है, ठीक है। उसमें ये प्रावधान दिए गए, ये शब्दावली नहीं है लेकिन इसके प्रावधान दिए गए हैं उसमें, ठीक है। तो ये गलत है और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ये जो शब्दावली है आपातकालीन उपयोग अधिकार, तो इसका परीक्षण पूरा होने में लोगों को औषधि या टीके का उपयोग की अनुमति देता है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया कि सांविधिक तरलता अनुपात जिसे बैंक को बनाए रखना होता है उसके बारे में बताना, मतलब SLR की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें RBI द्वारा अधिसूचित लिखत जो होते हैं, स्वर्ण होते हैं, भारत के ट्रेजरी बिल और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए विकास ऋण, ठीक है। तो इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है, जो SLR में जो सिक्योरिटी के फॉर्म में रखे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम उसमें रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो कैश होता है उसे भी इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अपना घर में रहिए, सेफ रहिए, और अपना जो भी है काढ़ा वाढ़ा पीते रहिए आप लोग, ठीक है। मैं भी पी रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा बहुत गर्म पानी वानी पीजिए, उसी के जो जो भी प्रिकॉशन दिए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा आप लोग केयरफुली अपनाएं, और घर से ना निकलें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि ये 2 महीने तो ज़्यादा से ज़्यादा लगने ही वाला है, मई और इसमें दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा जब मौसम कूल होगा तो लोग कह रहे हैं कि ये सब कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए प्रॉपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।